हेलो दोस्तों, बीपीएससी मेरा है यूट्यूब चैनल और वेबसाइट पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग हिस्ट्री 26 जनवरी को ही स्टार्ट कर चुके थे और आप लोगों से जो वादा किया था मैंने, जनवरी में आपका हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा, तो आपका हिस्ट्री स्टार्ट हो चुका है। अभी 2-3 जो वीडियो आए आपके प्रीवियसली, आज के वीडियो से पहले, वो आपको हिस्ट्री का एक बेसिक इंट्रोडक्शन का वीडियो था, जो ना कि मॉडर्न का था, ना एंशिएंट का था, ना मेडाइवल का था। बस एक जानकारी के लिए, जो एक हिस्ट्री का ब्रीफ नॉलेज आपके पास होना चाहिए। उसके बाद 26 जनवरी को जो आपका सिलेबस आपको मिला था मॉडर्न हिस्ट्री का, उसके आगे का आज पोर्शन हम जो भी पोर्शन है उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पढ़ना आज से हमारा मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो रहा। मॉडर्न हिस्ट्री में जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है यूनिट 1 का, सोर्सेज फॉर द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, स्पेक्ट्रम का पहला चैप्टर यही है, जो कि आप लोगों को सेल्फ स्टडी सीरीज में भी पढ़ने के लिए दिए थे। सबसे पहला चीज़, हम लोगों ने हिस्ट्री को बड़े अच्छे तरीके से, बड़े स्मूथली समझने का कोशिश किया। अब एक चीज़ आप लोगों से पूछना चाहते हैं, जो हर्ष चरित्र किनके द्वारा लिखा गया था, ये चीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, हमारा भारत का हिस्ट्री का फादर किसको कहा था, फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, आप इसका भी जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। ये सारी चीज़ें जो आपको बेसिक जानकारी आपको चाहिए थी, वो आपको प्रीवियसली जो भी वीडियो आप लोगों को मिला है उसमें डिस्कस कर लिया गया है। आज से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं जो आप लोगों को समझ में आएगा। जो भी चीज़ें समझ में ना आए, आप कमेंट बॉक्स में या आप मेल पे या bpscmerahai.com के वेबसाइट पे भी connect@bpscmerahai.com है, आप वहाँ भी पूछ सकते हैं। दूसरा चीज़, वेबसाइट पे जो कोर्स अवेलेबल हुआ है वो आपको किस तरह से मिलेगा, ये चीज़ें प्रीवियसली मैंने बता दिया है और आपको शॉर्ट्स के माध्यम से भी ये चीज़ बता दिया गया है, जो आप वेबसाइट पे किस तरह से अपने कोर्स को इनरोल करेंगे, क्योंकि वहाँ भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप वहाँ से भी चीज़ों को देख सकते हैं। तो दोनों जगह आपके पास ऑप्शन है। आप लोगों के लिए इतना चीज़ किया जा रहा है, तो आप लोगों का मेहनत रंग लाना चाहिए। जिस तरह से हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आप भी मेहनत कीजिएगा तो रंग लाएंगे। चलिए आप टॉपिक पे चलते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का जो हमारा पहला चैप्टर है, सोर्सेज फॉर द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। हम लोग एंशिएंट और मेडाइवल में जो पढ़ेंगे वो इससे अलग होगा और मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा जाता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट करने के पीछे मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस भी थोड़ा बड़ा है और क्वेश्चन भी यहाँ से मैक्सिमम पूछा जाता है, तो उनको कवर करने के लिए हम लोगों के पास समय भी चाहिए। और इसी बीच में एंशिएंट मेडाइवल भी, जब हिस्ट्री हमारा मॉडर्न हिस्ट्री ठीक से चलने लगेगा, सब कुछ आप लोगों को समझ में आने लगेगी, तो बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। आप लोग निश्चिंत रहिए, सारी चीज़ें, सारा सब्जेक्ट का सिलेबस आपका कवर कराया जाएगा। इन चीज़ों में समय बर्बाद किए बिना हम लोग चलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के पहले चैप्टर को समझने के लिए। पहला चैप्टर जो हमारा कहता है सोर्सेज फॉर द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, में जो हमारे पास सोर्स मॉडर्न हिस्ट्री का कहाँ से आता है, तो उसमें पहला जो हम लोगों का टॉपिक है आर्चिव। आर्चिव कहते किसको है? आर्चिव एक डॉक्यूमेंट होता है या एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स होता है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स उसको इसलिए कहते हैं कि हम लोग जो डॉक्यूमेंट लिख के, सपोज आज आप किसी ऑफिस में जाते हैं, पुरानी फाइल जो खुलती है उसको भी आर्काइव ही कहते हैं। जो हमारे पास पुराने किसी भी मैटर का फाइल किसी भी ऑफिस में, किसी भी कोर्ट में जो रखा होता है, उसको आर्काइव कहते हैं। तो आर्काइव हमारा क्या होता है, जहाँ पे रिकॉर्ड को रखा जाता है वही हमारा आर्काइव कहलाता है। आर्काइव ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होता है, हम लोग उसको प्राइमरी सोर्स डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। जो भी हम लोग को, आप कभी एग्ज़ाम देने ही जाते हैं, सपोज एग्ज़ाम में एडमिट कार्ड कहीं कहीं सबमिट कराया जाता है, तो आपसे ओरिजिनल एडमिट कार्ड ले लिया जाता है, उसके जगह पे आपको वहाँ का कोई स्लिप या आगे फिर फर्दर एग्ज़ाम के लिए आपको एडमिट कार्ड फिर से अलॉट होता है, जो लोग क्वालिफाई करते हैं। तो यही चीज़ें होती है। अब क्या हुआ, जो आप रिटन में कितने बच्चे का एग्जामिनेशन लिए, आपसे अगर कभी प्रूफ पूछा जाएगा, जो भी इंस्टीट्यूशन है, जो भी संस्था है या जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, तो उनके पास क्या होगा, हो सकता है वेबसाइट से उड़ जाए या वेबसाइट के आर्काइव, वेबसाइट भी जो उनका होता है वहाँ भी आर्काइव का ऑप्शन होता है, जहाँ उन सारी चीज़ों को स्टोर करते हैं, तो वो उनका डिजिटल आर्काइव हो गया।
फिजिकल आर्काइव क्या होगा, जो आपसे एडमिट कर लिया गया सारा कुछ सबमिट होकर एक स्टोर रूम या एक कहीं भी जो भी जहाँ रखा जाएगा उस जगह को आर्काइव कहेंगे। और वहाँ से आप कभी भी इन फ्यूचर 50 साल 10 साल 20 साल के बाद आप पूछ सकते हैं जो कितने लोग एग्ज़ाम दिए थे, तो एडमिट कार्ड जो भी निकलेगा काउंट होगा, उतने बच्चे अपीयर हुए थे। क्योंकि अप्लाई तो ढेर सारे लोग करते हैं, अपीयर कितने हुए अगर उनसे पूछा जाएगा तो उनके पास डिजिटल आर्काइव तो यही होगा ना, जो हाँ इतने बच्चों का मैंने एडमिट कार्ड इशू किया। लेकिन कितने बच्चे अपीयर हुए इनके बारे में जानने के लिए क्या करना होगा, उस आर्काइव को देखना पड़ेगा, उस डॉक्यूमेंट्स को देखना पड़ेगा, वहाँ से एडमिट कार्ड निकलेगा और उसको काउंट करने के बाद बताया जाएगा जो हाँ इतने बच्चे ने अप्लाई किया था और इतने बच्चे अपीयर हुए थे एग्जामिनेशन में। तो इसी तरह से अब क्या कहते हैं, कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट्स, मतलब हमारे पास जो पुराना जो भी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है उनके रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट्स को रखने के जगह को आर्काइव कहते हैं। यूनिक या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यूजुअली प्राइमरी सोर्स डॉक्यूमेंट, इसको प्राइमरी सोर्स डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है। मतलब ये प्राथमिक सोर्स हमारा होता है किसी भी सब्जेक्ट को जानने के लिए। क्रिएटेड एज नेसेसरी पार्ट ऑफ एक्टिविटी, और हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में क्यों इन सब चीज़ों का ज़रूरत है, मॉडर्न हिस्ट्री में किसी भी डॉक्यूमेंट का, किसी भी क्या कहते हैं न्यूज़पेपर का क्यों हम लोगों को ज़रूरत है, पुराने न्यूज़पेपर का, पुराने डॉक्यूमेंट्स का, उस समय के व्यवस्था को जानने के लिए। जो हमारा पीछे जो हमारा व्यवस्था चल रहा था उसमें हो सकता है जो एक डॉक्यूमेंट्स है उसके पढ़ने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। अगर एक न्यूज़पेपर है पॉलिटिकल कोई न्यूज़, जैसे अभी बिहार में सत्ता परिवर्तन की खबरें चल रही हैं, पता नहीं हुई कि नहीं हुई, क्या चल रही हैं, अभी ये चीज़ डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो इन केस अगर होता है, एक पॉलिटिकल लीडर से आप पूछने जाइएगा तो वो अभी जवाब देने से कतराएंगे, लेकिन एक आम नागरिक से पूछिएगा तो कुछ ना कुछ अपना वक्तव्य देंगे जो हाँ ये सरकार इस तरह से चल रही थी, ऐसा चलना चाहिए था। तो हर लोगों वाइज मतलब मैन टू मैन हमारा जो सोच है बदलता है। तो ठीक उसी तरह जो डॉक्यूमेंट उस समय हुआ करते थे, जो डॉक्यूमेंट हम लोगों के आर्काइव में था, उस डॉक्यूमेंट को निकालने के बाद भी एक नेशनलिस्ट पढ़ेगा उसका अप्रोच अलग होगा, एक ब्रिटिश इंडियन पढ़ेगा, ब्रिटिशर्स पढ़ेंगे उनका सोच अलग होगा, एक पॉलिटिकल स्कॉलर पढ़ेगा उसका सोच अलग होगा, एक आम लोग पढ़ेंगे उनका सोच अलग होगा। ठीक, तो एक डॉक्यूमेंट हमारे पास है, उसके पढ़ने के तरीके अलग अलग हैं, समझने के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन हम लोग जो यहाँ पढ़ेंगे अपने हिस्ट्री को जानने के लिए पढ़ेंगे, हमारा अतीत क्या था, हमारे अतीत में तो इन क्या ज़रूरी था जानने का, क्या क्या चीज़ें जानने की ज़रूरी थी। तो इसमें हम लोग क्या जानना चाहते थे, उस समय का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उस समय एडमिनिस्ट्रेटिव किस हिसाब से चलता था, एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका क्या था। दूसरा, उस समय लीगल मतलब कानून व्यवस्था तो उस समय भी रही होगी ना, तो कोई मान लेते हैं फरमान जारी किया गया हो किसी राजा का, उसका लेटर किसी आर्काइव में मिला हो, कोई मान लेते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान कोई जजमेंट निकला हो, उसका डॉक्यूमेंट कहीं से मिला हो, तो हमको वहाँ से क्या जानकारी मिलती है, लीगल जानकारी मिलती है। एडमिनिस्ट्रेशन मान लेते हैं सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स का उत्पन्न अगर आगमन और उत्पन्न जो देखिए, हम लोग क्यों ब्रिटिशर्स को अपने यहाँ पनाह दिए और देते चलेगा, क्योंकि आप अगर NCERT या बुक भी देखेंगे तो एक जगह है ब्राह्मण्स एक डॉक्यूमेंट दे रहे हैं ब्रिटिशर्स को, मतलब उनके कहने का मतलब है जो हमको उस डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से जो हमको सुरक्षा और क्या कहते हैं संरक्षण प्रदान किया जाए। तो कहने का मतलब था असुरक्षित थे हम लोग, सुरक्षा उम्मीद जैसे अभी जो NDA की गवर्नमेंट है या UPA की गवर्नमेंट आती है, हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, जो UPA के गवर्नमेंट में जॉब वैकेंसी ज़्यादा आती है और NDA के गवर्नमेंट में प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा होता है, कुछ लोगों की मोनोपोली है, या हो सकता है सही भी हो या गलत भी हो, लेकिन क्या है मैन टू मैन पर्सन वेरी किया, सोच वेरी किया। तो उन लोगों का यही कहना था जो आप लोग आए हैं हमको सुरक्षा दीजिएगा, तभी हम लोग अपने जीवन यापन को सही तरीके से, नहीं तो धर्मांतरण बड़े ही बृहद रूप में चल रहा है, उस समय ज़बरदस्त चल रहा होगा। तो इन चीज़ों को उन लोगों के सामने रखा गया। तो ब्रिटिशर्स को लगा जो अगर हम इनको सुरक्षा देते हैं तो हम इन पर शासन चला सकते हैं। तो धीरे धीरे इसी तरह से उनका एक्सपेंशन होता हुआ गया है। अब क्या था, उस समय हम लोग कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे भी हैं जो टैक्स कैसे वसूली किया जाता था,
आय का स्रोत क्या था, सामाजिक व्यवस्था किस तरह की थी, तो उन सब चीज़ों के बारे में भी जानकारी हमको कहाँ से होगा, उस समय के डॉक्यूमेंट जो कि उस समय सोसाइटल जो भी डिस्क्रिप्शन किसी के द्वारा दिया गया होगा, उससे हम लोगों को सोशल और कमर्शियल के बारे में जानकारी मिलेगी। और तीसरा जो होता है, इसको ऑफिशियल रिकॉर्ड के तौर पर भी यूज किया जाता है। कभी कभी आप, जैसे अभी केसेस जो हुआ था, अभी ज्ञानवापी केसेस चल रहा है, कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाले गए हैं, पुराने डॉक्यूमेंट्स, अगर उन डॉक्यूमेंट्स का रिकॉर्ड नहीं रखा जाता तो आज वो डॉक्यूमेंट्स नहीं निकलता, तो उसी डॉक्यूमेंट्स के रिकॉर्ड को ऑफिशियल रिकॉर्ड भी कहा जाता है। जो हम लोग ऑफिस कॉपी रखते हैं वो एक ऑफिशियल रिकॉर्ड हो गया, मतलब गवर्नमेंट के नज़र में या जो भी व्यवस्था उस समय चल रही होगी उसके नज़र में क्या हो गया, अब वो ऑफिशियल रिकॉर्ड है। कभी किसी को मिलेगा तो वो चीज़ आर्काइव में था तभी तो मिलेगा। तो उस समय, आज से 50 साल के बाद रामनवमी का जो केस का जजमेंट कहीं अगर रखा होगा, 50 साल 60 साल के बाद अगर वो कहीं से मिलेगा, तो उस समय के लोगों को ये पता चलेगा कि उस समय इस राम मंदिर के लिए या बाबरी मस्जिद को जो जगह दिया गया था, उन चीज़ों के लिए इतना लंबा केस चला, इतना लंबा ट्रांसलेशन हुआ यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। उस समय जो यूपी में सरकार हुआ, हो सकता है यूपी का नाम बदल के कुछ और कर दिया गया हो 50-60 साल के बाद। तो ये सारी चीज़ें उस समय के लोगों को समझ में आएंगी। तो हमको आर्काइव से क्या क्या पता चलता है, आर्काइव से हम लोगों को आगे के जनरेशन को पीछे के रिकॉर्ड के बारे में जानकारी मिलती। अब इसका यूज क्या था, आर्काइव का यूज क्या था, तो ट्रेसेज एवरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट स्टेज बाय स्टेज। अब यहाँ से हम लोगों को ये जानकारी मिलती है जो 17th और 18th सेंचुरी में जो भी हमारा धीरे धीरे ग्रेजुअल डेवलपमेंट हर एक सेक्टर में जो होता गया उसके बारे में जानकारी, क्योंकि आपको मॉडर्न हिस्ट्री का रिटन रिकॉर्ड भी है और उसको पढ़ा भी जा सकता है। तो इससे हम लोगों को क्या पता चला, उस समय जो डिसीजन मेकर हुआ करते थे उनके पॉलिसी को हम लोगों को समझने में आसानी हुई। जो उस समय क्या व्यवस्था थी, डिसीजन किस तरह से लिया जाता था, उस समय के पॉलिसी मेकर के साइकोलॉजी को समझने में आसानी हुई, मतलब उनकी मानसिकता क्या हुआ करती थी। इससे क्या हुआ, जो हम 17th और 18th सेंचुरी का जो हिस्ट्री लिख रहे होते हैं या फॉर्मेशन जो होता है उसमें हमको आसानी हुई। उस समय के आर्थिक हिस्ट्री को जानने के लिए मिला, पॉलिटिकल सेटअप उस समय किस तरह का था ये चीज़ समझने के लिए मिला। पॉलिटिकल सेटअप हम लोगों को समझ, तो एक आर्काइव जो वर्ड है इससे हम लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें मिली। अब हो सकता है आर्काइव को डिफरेंट टाइप से क्या कहते हैं बांटा गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट आर्काइव, स्टेट गवर्नमेंट आर्काइव्स, न्यूज़पेपर, इस तरह से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इसको डिवाइड किया गया है। तो आइए हम लोग उन चीज़ों को समझेंगे। लेकिन एक आर्काइव जो होता है ऑफिशियल रिकॉर्ड है, इसको कहीं जो भी जहाँ भी इससे भी हम लोगों को सोर्स मिलता है, मान लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का आर्काइव होगा जहाँ, वहाँ से डॉक्यूमेंट्स निकलेंगे, उस समय के हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का आर्काइव कहाँ पर था, तो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट जहाँ बनाए होंगे, अब का नहीं बता रहा है, जिस समय हम लोग जो हिस्टोरिकल देखे हैं उस समय का बता रहे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हम लोगों को जहाँ से मिलती है, जो भी पुराने रिकॉर्ड या पुराने पेपर, पुराना न्यूज़पेपर, पुराना बुक, पुराना फाइल्स, उसको आर्काइव कहा जाता है। जनरली उसको ऑफिशियल रिकॉर्ड कहते हैं गवर्नमेंट के लैंग्वेज में या ऑफिशियल लैंग्वेज में, उसको ऑफिशियल रिकॉर्ड कहा जाता है। तो ये हमारा आर्काइव था। आर्काइव से आगे, आर्काइव्स के पार्ट को समझने से पहले एक ग्राफ आप लोगों को दिखाना चाहते हैं ताकि उससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जो किस तरह से हमारा सिस्टम जो भारत का था कहाँ से कहाँ किस तरह से आगे बढ़ा है। तो आइए उस ग्राफ को समझते हैं। आइए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री या इंडियन कॉलोनियलाइजेशन जो था वो किस तरह से काम किया और ब्रिटिशर्स का उद्गम और कहाँ राइज किया है और कहाँ से डाउनफॉल उसका शुरू हुआ है। तो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री बेसिकली जो पढ़ते हैं 1707 से 1947 1964 तक हम लोग पढ़ेंगे। उसमें देखिए 1707 से 1757 तक कुछ उस तरह का हलचल नहीं होता है, लेकिन जो ब्रिटिश का राइज होता है कब होता है, 1757 बैटल ऑफ पलासी, उसके बाद से ब्रिटिशर्स का राइज होता है। और ये हमारा पीरियड जो होता है कब, किस चीज़ का पीरियड होता है, क्राउन कंपनी रूल का। यहाँ ब्रिटिशर्स का राइज होता है कहाँ, कब तक, 1858 में। और आपको पता है रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद आम लोगों के अंदर एक जागृति आई थी
जो हाँ अब हमको आज़ादी चाहिए। तो यहाँ से कॉमन पीपल का राइज होता है और कब तक होता है 1947, आज़ादी तक हम रुकते नहीं हैं। तो आज़ादी तक हम रुकते नहीं हैं, यही जाके हम लोगों को आज़ादी मिलता है। तो यही एक ग्राफ समझाने का कोशिश था, जो ब्रिटिश का राइज कहाँ से कहाँ तक हुआ और कॉमन पीपल का राइज कहाँ से कहाँ तक हुआ। तो ये चीज़ें ग्राफिकल समझाने का रीजन एक ही था, जो आप कभी भी इन चीज़ों को समझ सकते हैं। आपके दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन, मान लेते हैं मेंस का क्वेश्चन आ गया, वहाँ आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, थोड़ा सा ग्राफ यहाँ टेढ़ा है, लेकिन आप उसको एक अच्छे से अरेंज करके अपने जो भी आंसर राइटिंग का पेजेज होगा वहाँ आप लिख सकते हैं। जो 1707 से 1947 तक के पीरियड को ही डिवाइड कीजिएगा तो 1707 से 1757 में उतना चेंजेस नहीं आया, लेकिन ब्रिटिश राइज कहाँ किया है 1757 से 1858 तक। मतलब 1857 में जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हो गया है, तो यहाँ से आम लोगों के अंदर जागृति फैली है, जो नहीं हमको आज़ादी चाहिए। तो उन चीज़ों के बाद फिर हम आज़ादी तक रुके नहीं हैं, आज़ादी लेके ही दम लिए। तो आइए समझते हैं टाइप्स ऑफ आर्काइव्स। उसके बाद आर्काइवल मटेरियल्स हमारा क्या होता है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट आर्काइव्स, स्टेट गवर्नमेंट आर्काइव्स, जो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट में 3 प्रेसिडेंसीज थे उनके आर्काइव्स, इन सारी चीज़ों के बारे में अभी हम लोग समझेंगे। जिसमें हमारा पहला क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट आर्काइव्स। सेंट्रल गवर्नमेंट आर्काइव कहने का मतलब है जो हमारा 17th और 18th सेंचुरी का जो भी हिस्ट्री था, उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट आर्काइव्स में ईस्ट इंडिया कंपनी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो थे, वहाँ से जो हम लोगों को मटेरियल मिला, जो रिकॉर्ड्स मिला, जिससे हम अपने हिस्ट्री के फॉर्मेशन के बारे में या अपने हिस्ट्री को समझे हैं, वो कहाँ से मिला है, सेंट्रल गवर्नमेंट आर्काइव से। ईस्ट इंडिया कंपनी के डिफरेंट डिपार्टमेंट जो भी रहे होंगे उस समय, वहाँ से जो हम लोगों को डॉक्यूमेंट्स मिला। 1767 में जेम्स रेनेल पहले सर्वेयर जनरल ऑफ बंगाल अपॉइंट हुए थे और यहीं से सर्वे ऑफ इंडिया बिगिन हुआ था। अब देखिए, समझने वाली बात है, अगर आपको मेरे पे रूल्स और रेगुलेशन लागू करना है तो आपको हमको समझना ज़रूरी होगा। आपको मेरे बारे में जानने की ज़्यादा ज़रूरी होगी रैदर देन ऑल लोगों को, क्योंकि आपको मेरे पे रूल्स करना है, रेगुलेशन करना है। तो मेरे हर एक एक्टिविटी पे जब तक आपकी पकड़ नहीं होगी तब तक आप मुझे बांध नहीं सकते हैं, मेरे पर शासन नहीं कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हैं। तो अब बात थी ब्रिटिश का सोचना था, ब्रिटिश जो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी थी या ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उनका मानना था जो इंडिया पे रूल करने से पहले इंडिया को समझना ज़रूरी है, जो अलग अलग क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। तो बंगाल को ही समझने के लिए जेम्स रेनेल को पहला सर्वेयर जनरल ऑफ बंगाल अपॉइंट किया गया और यहीं से सर्वे ऑफ इंडिया बिगिन होती है, ठीक। और सर्वे ऑफ इंडिया के फॉर्मेशन होने के बाद वहाँ जो भी हमारा ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, उन चीज़ों को समझते हैं। अब क्या था, रिकॉर्ड ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया, जर्नल्स एंड मेमोयर्स ऑफ द सर्वेयर, मतलब सर्वेयर के द्वारा जो निकाला गया रिकॉर्ड्स या सर्वे ऑफ इंडिया जो हमारे इंडिया में है वहाँ के रिकॉर्ड्स या जर्नल्स जो भी उस समय निकले होंगे, उन सारी चीज़ों से हम लोगों को क्या समझ में आता है। इन सर्वे ऑफ इंडिया से तो ज्योग्राफिकल मैटर आपको वहाँ से मिल जाएगा, उस और बाकी चीज़ों से क्या मिलेगा, कॉन्टेम्पररी सोशल, मतलब समकालीन जो हमारा सामाजिक आर्थिक कंडीशन जो उस समय था, और भी ढेर सारी चीज़ें हम लोगों को जर्नल के माध्यम से, मेमोयर्स ऑफ सर्वेयर या सर्वे ऑफ इंडिया से जो भी चीज़ें मिली, वहाँ से इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों को जानकारी इकट्ठा हुई और हम लोगों के मॉडर्न हिस्ट्री का रिसोर्सेज ये बन पाया है, ठीक। और क्या कहाँ से मिला हम लोगों को, सेंट्रल गवर्नमेंट आर्चिव से हम लोगों को क्या क्या रिसोर्सेज मिला। प्रोसीडिंग ऑफ पब्लिक जुडिशियल और लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के जो भी डाटा थे, उस डाटा से हम लोगों को क्या एनालिसिस करने में ईजी हुआ। तो सोशल और रिलीजियस पॉलिसी जो अब उस समय की जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, उनका सामाजिक और धार्मिक पॉलिसी क्या था, इसको समझने के लिए। अब सामाजिक और धार्मिक पॉलिसी में क्या आता है, एजुकेशन पॉलिसी उनका किस तरह से था, उनका जो होम पॉलिटिकल सिस्टम जो उस समय था क्या था, जिसमें हम लोग को पॉलिटिकल और कमर्शियल इशू जानकारी की पॉलिटिकल और कमर्शियल इशूज़ का जानकारी हुआ, जो उनका पॉलिटिकल सिस्टम क्या था, कमर्शियली वो किस तरह से अर्न करने का सोचते थे या लोगों के लिए किस तरह से बेनिफिट होता था, जो लोग भी अपना जीविकोपार्जन या अपने लाइफ स्टाइल को किस तरह से जीते थे।
रिफॉर्म्स ऑफिस से हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो हुआ था 1920 और 1920 से 37 का जो पीरियड था, वहाँ का रिकॉर्ड हम लोग को सेंट्रल गवर्नमेंट आर्काइव से मिला। इन सारी चीज़ों का जो भी हम रिकॉर्ड्स अभी डिस्कस कर रहे हैं, ये अभी के लिए नहीं कर रहे हैं, ये हम लोगों को उस समय के ड्यूरेशन का जो भी रिकॉर्ड था कहाँ से मिला, सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्काइव से मिला। तो हम लोग अभी जो समझे हैं, क्या समझे, जो मॉडर्न हिस्ट्री का सोर्सेज क्या था, कहाँ कहाँ से हम लोगों को चीज़ें मिलनी थी, जिसमें हम लोगों ने पहला सेगमेंट आर्काइव ही अभी स्टार्ट किया है। उससे और एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम लोगों ने समझने का कोशिश किया जो हम भारतीयों का ज़िंदगी 1707 से लेके 1947 तक में क्या क्या चेंजेज आते हैं, बस थोड़ा सा एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझने का कोशिश की है। जिस एक ग्राफ से आप 100 वर्ड लिख सकते हैं, क्योंकि 1707 से 1757 का पीरियड में ज़्यादा चेंजेज नहीं, लेकिन ग्रेजुअल चेंजेज हैं। लेकिन ब्रिटिश का जो उत्थान हुआ था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का राइज हुआ था, वो कहाँ से कहाँ हुआ था, 1757 से 1858 तक। फिर डाउनफॉल कहाँ से हुआ, 1858 से 1947 का। क्यों डाउनफॉल हुआ, क्योंकि वहाँ कॉमन पीपल जो हमारे भारत के थे उनका राइज होना शुरू हुआ। उसके बाद हम लोग अभी देखें सेंट्रल गवर्नमेंट आर्काइव से हम लोगों को कहाँ क्या क्या रिसोर्सेज मिला हम लोग को हिस्ट्री फॉर्मेशन करने में, मॉडर्न हिस्ट्री बनाने में। तो अब इसके बाद जो हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट का आर्काइव्स है, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा, अदरवाइज हिस्ट्री समझ में नहीं आएगा।